बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम साहब अंदर से कमरे की कुंडी लगा रहे थे और मेरी जान निकलती जा रही थी। मैं मजबूरी में इस काम को राजी हुई थी और अपना हिजाब उतारकर जिस्म फरोशी के काम पर आई थी। पर अब मेरे सामने बार बार मौत का ख्याल आ रहा था। जो ही सलीम साहब करीब आने लगे, मैं चीख पड़ी और कहा, मैं ये नहीं कर सकती, मैं मुसलमान लड़की हूं, मेरा अल्लाह देख रहा है। ये सुनते ही सलीम साहब भड़क गए और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैंने रोते हुए अल्लाह अकबर कहना शुरू किया तो अचानक सलीम साहब, मेरा बाप शुरू से ही बहुत रहमदिल था। यही वजह थी कि उसने कभी खुद के बारे में नहीं बल्कि खुद से छोटे बहन भाइयों के बारे में सोचा। मगर वो ये नहीं जानते थे यही भाई और उनकी बीवी उनकी बेटी के साथ क्या सुलूक करेंगे। मैं 10 साल की थी जब मेरे अब्बा एक हादसे का शिकार होकर हमें अपने भाइयों के रहमो करम पर छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। हम माँ बेटी की तो गोया दुनिया ही उजड़ गई। एक कयामत थी जो हम पर बर्पा हुई थी। जिस दिन अब्बा इस दुनिया से रुखसत हुए, उसी दिन से मेरे ददियाल वालों के जुल्म हम पर शुरू हो गए। मेरे अब्बा के जाते ही उनका भयानक चेहरा हमारे सामने था। वो कारोबार जो मेरे अब्बा ने शुरू किया था, वो भी मेरे चचा और ताया ने हथिया लिया। अब हम दोनों माँ बेटी उनके रहमो करम पर थी। अब्बा की वफात के बाद मेरे नलियान वालों ने अम्मा को साथ चलने के लिए कहा तो अम्मा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि इस घर से मेरे शौहर की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मा की इस बात से मेरे ददियाल वाले बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें मुफ्त की नौकरानी जो मिल रही थी। सारा दिन अम्मा चची और ताई की चाकरियों में लगी रहती। वो उन दोनों को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करती, लेकिन इसके बावजूद चाची और ताई अम्मा को 100 तरह की बातें सुनाती। अम्मा के पास आंसू बहाने के सिवा कोई और चारा नहीं था। मैं चाहकर भी अम्मा के दुखों का मदावा नहीं कर सकती थी। अब्बा को इस दुनिया से रुखसत हुए काफी दिन गुजर चुके थे। सुबह ही अम्मा ने मुझे स्कूल के लिए तैयार किया और ताया अब्बू से बोली, भाईजान, आप बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे तो नायाब को भी छोड़ाना। ताया नफरत आमेज निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए बोले, रहने दो, बस पढ़ लिया जितना पढ़ना था, इसे घर में रखो, घर के कामकाज में तुम्हारा हाथ बटाया करेगी। अम्मा बोली, लेकिन भाई साहब ये अभी बच्ची है, इसके तो पढ़ने लिखने के दिन है, कामकाज के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, पढ़ लिख जाएगी तो आपके साथ मिलकर अपने बाप का कारोबार संभालेगी। ताया अम्मा की तरफ देखते हुए बोले, तुम किस कारोबार की बात कर रही हो? उस कारोबार में तुम लोगों का कोई हिस्सा नहीं है, ये सब कुछ हम दोनों भाइयों के नाम है। अम्मा बोली, भाई साहब ऐसा ना कहें, ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह आपके भाई ने इस कारोबार को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की है। अब आप उसकी बेटी से यह हक तो न छीनिए। ताया हाथ के इशारे से अम्मा को चुप रहने का इशारा करके अपने बच्चों को लेकर चले गए और मैं खड़ी उनको देखती रह गई। मैं अम्मा की टांगों से लिपटते हुए बोली, अम्मा, क्या अब मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी? अम्मा मेरे माथे पर बोसा देते हुए बोली, नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम्हें स्कूल जरूर भेजूंगी। मैं आज ही इस बारे में तुम्हारे चचा से बात करती हूँ, मुझे यकीन है वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। इससे पहले कि अम्मा चाचा से मेरी पढ़ाई के बारे में बात करती, बीवी की बातों में आकर चचा ने अम्मा को बातों बातों में बहुत जलील किया। मैं कमरे से बाहर खड़ी सब बातें सुन रही थी। चचा का ऐसा रवैया देखकर मैं सहम गई और दीवार के साथ जा लगी। जैसे ही अम्मा बाहर आई तो मैं उनसे लिपट गई। अम्मा मुझे उठाए कमरे में ले गई तो मैं मासूमाना अंदाज में बोली, अम्मा, क्या अब हमें इन लोगों की बातें सुनना पड़ेंगी? क्या मैं कभी भी स्कूल नहीं जा पाऊंगी? तो अम्मा मुझे अपने सीने से लगाए फूट फूट कर रोने लगी। वो मेरे बाल संवारते हुए बोली, देखो नायाब, अब जितना तुमने पढ़ लिया है काफी है। अब मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी हर वक्त मेरे साथ रहे। तुम्हारे अब्बा तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहती। मैं जानती थी कि अम्मा ये सब कुछ क्यों और किस वजह से बोल रही है। अगले दिन चचा अपनी पूरी फैमिली को लेकर घूमने के लिए बाहर गए तो उनके बच्चों ने वहां बहुत से अच्छे अच्छे खिलौने खरीदे। मैं हसरत भरी निगाहों से उन खिलौनों को देख रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि करीब जाकर मैं भी उनके साथ खेल लूं। जैसे ही मैं चचा के बच्चों के साथ खेलने के लिए उनके पास गई तो चाची ने मुझे बाजू से पकड़कर झटक दिया, जाओ जाकर अपनी माँ के साथ काम करो। चचा, जो कभी मेरे लाड उठाया करते थे, वो खामोशी से अपनी बीवी की हरकत को देखते रहे मगर मुंह से कुछ ना बोले। उस दिन मेरा दिल खून के आंसू रोया। हम माँ बेटी की इस घर में नौकरों जैसी हैसियत थी। हालांकि हम इस घर और इस जायदाद में बराबर की हिस्सेदार थी। इसके बावजूद हमें ऐसा महसूस करवाया जाता कि जैसे हम लावारिस हों। मेरी चची और ताई अम्मा को लाखों बातें सुनाती, मगर मजाल है अम्मा के मुंह से कोई बात निकली हो। शुरू ही से अम्मा बहुत साबिर थी। उन्होंने कभी भी अब्बा के और अपने बहन भाइयों में फर्क न किया, बल्कि हमेशा अब्बा के बहन भाइयों को आगे रखा और उन्हें साथ लेकर चली। और बदले में क्या मिला? जिल्लत।
वो जिल्लत जो अब्बा के जाने के बाद ही शुरू हो गई थी। कोई दिन ऐसा न जाता जब ताई और चची अम्मा के साथ बुरा बर्ताव न करती। अगर कहीं किसी काम में जरा भी कोताही हो जाती तो हम दोनों माँ बेटियों को उस घर से निकालने की धमकी दी जाती, जिसे सुनकर अम्मा सहम जाती, क्योंकि इस घर के सिवा अम्मा के पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं था। अम्मा अपनी जान की फिक्र किए बगैर दिन रात उन लोगों की खिदमत में लगी रहती। मैंने कभी भी अम्मा के नाम से कोई गिला या शिकवा न सुना, बल्कि वो खामोशी से हर एक का जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त करती रही। ताया ने जुल्म की इस कदर इंतहा कर दी कि जो मुलाजिम अब्बा ने घर के काम के लिए रखे थे, ताया ने उन्हें छुट्टी दे दी और सारा बोझ अम्मा पर डाल दिया। एक दिन ताई ने अम्मा को घर के सामान के लिए पैसे दिए और बोली, जाओ बाजार से जाकर ये सामान ले आओ, और खबरदार अगर जरा भी हेरा फेरी की तो। अम्मा खामोशी से सर हिलाते हुए बाजार चली गई। अम्मा के जाने के बाद चाची मुसलसल अम्मा को आवाजें दे रही थी। मैं डरते डरते चाची के कमरे में गई। मुझे देखे बिना चाची बोली, जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। मैं किचन में तो अक्सर अम्मा के साथ रहा करती थी, मगर कभी भी अम्मा ने मुझे चूल्हे के पास नहीं जाने दिया था। मैंने जैसे तैसे करके चाय बनाई और चाची के पास ले गई। जैसे ही चाची ने चाय का एक घूंट भरा तो उन्होंने गुस्से से चाय जमीन पर गिरा दी। मैं, जो चाची के पास ही खड़ी थी, चाय मेरे पांव पर गिरी और मैं जलन से चिल्लाने लगी। चाची को मुझ पर जरा रहम न आया। मैं रोती हुई अम्मा के कमरे में चली गई। जलन के मारे तड़प रही थी, मगर किसी को मेरी परवाह कहाँ थी। जैसे ही अम्मा को मेरी आवाज सुनाई दी तो अम्मा वहीं पर सामान फेंकते हुए कमरे में दौड़ी। वो मुझे अपने सीने से लगाते हुए बोली, नायाब, क्या हुआ मेरी बच्ची को, क्यों रो रही हो? अम्मा को देखकर मेरे जब्त का बंधन टूट गया। मैं हिचकियों के साथ रोने लगी। अम्मा मेरा मुंह अपने हाथों में लेते हुए बोली, बताना नायाब, क्या हुआ, क्या किसी ने कुछ कहा है? मैं रोते हुए बोली, अम्मा मेरे पाँव में बहुत जलन हो रही है। जैसे ही अम्मा की नजर मेरे पाँव पर पड़ी तो अम्मा तड़प उठी। मेरी तकलीफ देखकर अम्मा के आंसू बहने लगे। नायाब, ये कैसे हुआ? मैं इशारा करते हुए बोली, अम्मा चाची ने चाय बनाने के लिए कहा था, मगर जैसे ही मैंने चाची को चाय बना कर दी, शायद उन्हें चाय पसंद नहीं आई और उन्होंने मेरे ऊपर गिरा दी। उस दिन पहली मर्तबा मैंने अम्मा को ऊंची आवाज में बात करते सुना। अपने लिए कभी उन्होंने किसी से इस तरह से बात नहीं की थी, लेकिन मेरी तकलीफ देखकर उनसे रहा न गया और वो चाची से लड़ पड़ी। हमेशा की तरह इस बार भी चाची ने अम्मा को घर से निकालने की धमकी दी। अम्मा बोली, मैं तुम लोगों का जुल्म बर्दाश्त करती आ रही हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं इस काबिल नहीं कि अपनी बेटी को पाल ना सकूं। अभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी बेटी को 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जो अपने भाई की बेवा के साथ और उसकी मासूम बच्ची के साथ ये सलूक कर रहे हो। वो इंसान जिसने अपना सब कुछ तुम लोगों को दिया, ये घर और जायदाद तुम लोगों को उसी का दिया हुआ है, और आज तुम उसी की बेवा और बेटी को घर से निकल जाने की धमकी दे रहे हो। जैसे ही रात को ताया और चचा घर आए तो दोनों की बीवियों ने अपने शौहरों के कान भरना शुरू कर दिए। सुबह होते ही ताया ने घर में कोहराम मचा दिया। वो अम्मा से बोले कि अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहां से चलती बनो। अब हम लोग तुम दोनों को यहां 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहां से निकलकर जब दुनिया की ठोकरें खाओगी तो तुम्हें दिन में तारे नजर आएंगे। अम्मा तंजिया हंसते हुए बोली, तुम लोग यहां से निकाल दोगे तो क्या हमें रहने के लिए छत नहीं मिलेगी? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, मगर तुम लोग मेरी एक बात याद रखना, जो हम माँ बेटी के साथ तुम लोग कर चुके हो, इसका हिसाब तुम्हें एक न एक दिन देना पड़ेगा। मेरे सामने नहीं तो अल्लाह की अदालत में तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। ताई बोली, तुम्हारी बद्दुआओं का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। अम्मा बोली, बद्दुआ नहीं दे रही, मगर खामोश दिल की एक आह एक न एक दिन जरूर लगती है। उस घर से निकलने के बाद हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि किसी ने हमारे सर से आसमान छीन लिया हो। मैं अपनी गर्दन ऊपर उठाए अम्मा की तरफ देखते हुए बोली, अम्मा, नानी के घर चलते हैं। नहीं नायाब, मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती। जिस तरह तुम्हारे ताया लोगों ने हमारे साथ किया, वही सब कुछ तुम्हारी नानी के घर भी बर्दाश्त करना पड़े। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम इन सब लोगों से बहुत दूर चली जाएं। बल्कि हमारे लिए यही अच्छा है कि हम ये गांव ही छोड़ दें। यूं मैं और अम्मा शहर आ गई। अम्मा ने अब्बा के होते हुए जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी की थी, वो भी अम्मा अपने साथ ले आई। उन पैसों से अम्मा ने छोटा सा 2 कमरों पर मुश्तमिल घर लिया। घर की हालत बहुत बुरी थी। हम दोनों माँ बेटी ने पूरा दिन सफाई करने के बाद उस घर को रहने के काबिल बनाया। अम्मा ने आसपास के घरों से पता करने के बाद एक कोठी में काम करना शुरू कर दिया। जहां अम्मा काम करती थी, वो लोग बहुत रहमदिल थे। रात का जो खाना बच जाता वो अम्मा को दे दिया करते, और यूं हम दोनों माँ बेटी उसी खाने में दिन रात गुजारा करती।
अम्मा ने पास के ही एक सस्ते से स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया। मैं खुश थी क्योंकि मैं दोबारा से स्कूल जाने लगी थी। बचपन से ही मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, मगर अब्बा के जाने के बाद मुझसे यह हक ताया लोगों ने छीन लिया था। पहले कुछ महीने तो हमारा गुजर बसर होता रहा, लेकिन उसके बाद हमारे अखराजात के आगे अम्मा की तनख्वाह कम पड़ने लगी। मालिक मकान हर महीने की पहली तारीख को किराया लेने के लिए आ खड़ा होता। अगर वक्त पर किराया ना मिलता तो शोर मचा मचा कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेता। अगर किराया नहीं था तो इस घर में क्यों रह रही हो? मैं तो पहले ही तुम जैसी औरत जात को यह मकान देने के लिए तैयार नहीं था। वो तो मुझे तुम पर तरस आ गया कि तुम अपनी जवान बच्ची को लेकर कहाँ जाओगी, लेकिन तुम मेरी नेकनामी का ये सिला दे रही हो। अगर सुबह तक मुझे किराया ना मिला तो मुझे ये मकान खाली चाहिए, फिर ना कहना कि बताया नहीं था। अम्मा बोली, भाई साहब आप कुछ दिन की मोहलत तो दें, जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं आपका किराया अदा कर दूंगी। मालिक मकान बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस हर हाल में कल तक घर का रेंट चाहिए। उस दिन अम्मा मुझे बहुत परेशान और बेबस दिखाई दे रही थी। क्या करूं मैं, कहां से लाऊं? मैं बोली, अम्मा आप क्यों परेशान होती हैं? जब सुबह होगी तो देखा जाएगा। मैं कुछ सोचते हुए बोली, अम्मा आप जिस कोठी में काम करती हैं वहां की मालकिन से कहे ना कि आपको कुछ पैसे उधार दे दे। आखिर को वो इतने अमीर और पैसे वाले लोग हैं, चंद हजार रुपए देने से उन्हें क्या फर्क पड़ जाएगा? अम्मा बोली, तुम्हें क्या लगता है मैंने उनसे बात नहीं की थी? मैंने मालकिन से कहा था कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर महीने तनख्वाह में से कटवा दूंगी। मगर उन्होंने तो सीधा साधा जवाब मेरे मुंह पर दे मारा कि मैं यहां खैराती खाना खोलकर नहीं बैठी कि जब जिसका दिल चाहे वो आकर ले जाए। जब अपनों ने ही मुश्किल वक्त में हमसे मुंह मोड़ लिया तो गैरों को क्या पड़ी है कि वो मुश्किल वक्त में हमारा साथ देंगे। मैं अम्मा की गोद में सरकते हुए बोली, अम्मा अगर अब्बा ने कुछ हिस्सा हमारे नाम किया होता तो आज हम कम से कम इस हाल में ना होती, बल्कि अपनी छत के नीचे बैठी होती। मगर उन्हें तो अपने खुदगर्ज भाइयों पर बहुत मान था। अम्मा गहरी सोचों में गुम होते हुए बोली, नायाब तुम्हारे अब्बा दूसरों जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह किया करते थे। जैसे वो दिल के साफ थे, उन्हें लगता था कि उनके साथ रहने वाले भी बिल्कुल उन्हीं की तरह के हैं। मगर ये तो उनका वहम था। बहुत से अपने ही बगल में आस्तीन के सांप पाल रहे थे, जिन्होंने वक्त आने पर उनकी बीवी और बेटी को डस लिया, उन्हें घर से बेघर कर दिया। ये कहते हुए अम्मा रो दी। मैं अम्मा के आंसू साफ करते हुए बोली, अम्मा अगर आप ही कमजोर पड़ जाएंगी तो मुझे हौसला कौन देगा? आप तो मेरी बहादुर अम्मा हैं, आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल आएगा। अगली सुबह कोठी वाले जहां अम्मा काम करती थी उनके यहां सफे मातम मचा हुआ था। अम्मा तो सोच कर गई थी कि बेगम साहिबा से अगले महीने की तनख्वाह लेकर मकान का किराया चुकता करेंगी। मगर जब अम्मा कोठी गई वहां का मंजर ही और था। अम्मा हैरानी से वहां पर जमा लोगों को देखने लगी और सोचने लगी कि न जाने यहां इतने लोगों की भीड़ क्यों है। लोगों की भीड़ से गुजरकर जब अम्मा अंदर गई तो दो छोटी छोटी बच्चियां जो कि बेगम साहिबा के मैयत के पास बैठी रो रही थी, ये देखकर अम्मा का कलेजा मुंह को आ गया। वो इतनी मासूम और प्यारी बच्चियां थीं कि पहले दिन से ही अम्मा की उनसे अच्छी खासी दोस्ती हो गई। आज वही फूलों जैसे खिले चेहरे मुरझाए हुए थे। बेगम साहिबा की मौत को सुनकर अम्मा को यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी कल ही जब अम्मा काम खत्म करने के बाद घर गई तो बेगम साहिबा अच्छी खासी थी। रातों रात ही न जाने क्या बना कि वो अपने शौहर और अपनी बेटियों को हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अम्मा अपनी परेशानी भूलकर उन लोगों की दिलजोई में लग गई। बेगम साहिबा के शौहर तो अपनी बीवी के सदमे में खुद को भुलाए बैठे थे। इस नाजुक वक्त में अम्मा ने साहब के बच्चों को अच्छे से संभाला। दिन रात अम्मा कोठी में ही रहती। अम्मा तो ये भी भूल चुकी थी कि उनकी अपनी भी एक बेटी है। उस दिन 3 दिन के बाद अम्मा घर लौटी तो न जाने क्यों मुझे बहुत कमजोर सी लग रही थी। नींद पूरी न होने की वजह से अम्मा की आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ चुके थे। अम्मा को देखकर मैं बोली, अम्मा देख तूने अपनी क्या हालत कर रखी है। अम्मा बोली, नायाब तू सोच, जिन छोटी छोटी बच्चियों की माँ उन्हें इतनी सी उम्र में छोड़कर चली गई, उनकी क्या हालत होगी। उन्हें तो अभी तक यकीन नहीं आता कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। उनके मासूम चेहरों की तरफ देखकर मेरा तो जैसे दिल फटता है। मैं बोली, अम्मा हमारे साथ ये सब हो चुका है, इसीलिए आपको उनकी तकलीफ का इस कदर एहसास है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त उनके जख्मों पर मरहम रख देगा। अम्मा बोली, अच्छा तुम ये बताओ मालिक मकान दोबारा तो नहीं आया था? मैं कपड़ों को तय लगाते हुए बोली, अम्मा ये हो सकता है कि वो ना आए। आज के दौर में कौन किसी की मजबूरी समझता है।
फिर भी मैंने उनसे कह दिया था कि अम्मा ने आज बेगम साहिबा से तनख्वाह लेनी थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके जाने से पहले ही बेगम साहिबा ये दुनिया छोड़कर चली जाएंगी। अब कुछ दिन तो आपको सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी अम्मा उनसे तनख्वाह के बारे में बात करती अच्छी तो नहीं लगती। तो वो खामोशी से चले गए। अम्मा, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे तो डर था कि दोबारा से मालिक मकान शोर मचाकर मोहल्ला न इकट्ठा कर ले। अम्मा बोली, नायाब, मुझे बहुत थकावट हो गई है, मैं आराम करने के लिए कमरे में जा रही हूँ, और ये कुछ पैसे हैं, घर के खर्चे के लिए रख लो। मेरा क्या पता मैं कल भी आ सकूंगी या नहीं। मैं बोली, अम्मा, मुझे आपके बिना बहुत डर लगता है, मुझे अकेली को ये घर काट खाने को दौड़ता है। अम्मा, वैसे आप एक काम क्यों नहीं करती, आप मुझे भी अपने साथ ही ले जाया करें, वहां मैं काम में भी आपका हाथ बटा दिया करूंगी, और जब तक आप वहां रहेंगी मैं भी आपके साथ रह लिया करूंगी। अम्मा बोली, नहीं नायाब, तुम अपने घर की चार दीवारी में ही महफूज हो। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी जवान बेटी को अपने साथ लेकर फिरूं। मैं कोशिश किया करूंगी कि शाम होते ही घर आ जाऊं। अगले दिन न जाने अम्मा को क्या हुआ, अम्मा से उठा ही नहीं जा रहा था। मैं अम्मा को जगाते हुए बोली, अम्मा उठिए ना, क्या आज कोठी नहीं जाना? अम्मा अपनी आंखों पर बाजू रखते हुए बोली, पता नहीं नायाब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उठने की कोशिश कर रही हूं लेकिन मुझसे उठा नहीं जा रहा। अम्मा की इस बात से मैं घबरा गई और जल्दी से अम्मा के पास गई। अम्मा, क्या हुआ है? अम्मा बोली, पता नहीं नायाब, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि आज मैं काम पर नहीं जा पाऊंगी। मैं बोली, अम्मा, आपको अभी भी काम की पड़ी है? मैं अम्मा को बाजू से पकड़े उठाते हुए बोली, चले डॉक्टर के पास चलते हैं। मगर अम्मा के लिए तो जैसे हिलना मुहाल था, उनमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो चारपाई से नीचे पांव उतार सके। बहुत कोशिश के बाद सहारा देकर मैंने अम्मा को खड़ा किया और गली के एंड पर मौजूद क्लिनिक में डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाकर अम्मा को कुछ दवाइयां दी, लेकिन अम्मा को उनसे भी कुछ फर्क न पड़ा। दिन ब दिन अम्मा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, जो कि मेरी परेशानी में मजीद इजाफा कर रही थी। ना तो मेरे पास इतनी रकम थी कि मैं अम्मा को अस्पताल ले जाती। इन 2-4 दिनों में ही घर में खाने के लाले पड़ गए। एक दिन मैं अम्मा से बोली, अम्मा, क्यों ना मैं आपकी जगह जाकर उस कोठी में काम करूं? अम्मा बोली, नहीं नायाब, कोई जरूरत नहीं है, मैं कल से खुद ही काम पर जाया करूंगी। अब मैं इतनी भी बीमार नहीं हूं कि अपनी जगह तुम्हें लोगों के घरों पर काम के लिए भेजा करूं। मैं बोली, लेकिन अम्मा, आपकी तबीयत इस बात की इजाजत नहीं देती, और फिर औलाद ही मुश्किल वक्त में अपने माँ बाप का सहारा बनती है। बहुत मुश्किलों से मैंने अम्मा को कोठी में जाकर काम करने के लिए मनाया। जब मैं वहां गई तो मेरी आंखें इतना खूबसूरत घर देखकर खुली की खुली रह गईं। जब मैं कोठी के अंदर दाखिल हुई तो न जाने वो कौन शख्स था जो अखबार पढ़ने में मसरूफ था। मुझे देखकर बोला, आप कौन और आप वहां अंदर क्या लेने जा रही हैं? मैंने अपना तारुफ करवाया। मेरी अम्मा बीमार है, उनकी जगह मैं काम किया करूंगी। अम्मा का सुनकर वो इंसान फिक्रमंदी से अम्मा के मुतालिक पूछने लगा, क्या हुआ है उनको? मैं अपनी नजरें झुकाए हाथ मसलते हुए बोली, पता नहीं, मगर दिन ब दिन अम्मा की तबीयत बिगड़ती जा रही है। वो तो आज भी जिद कर रही थी कि खुद ही काम पर आएंगी, मगर मैंने उन्हें मना कर दिया कि आपकी तबीयत अब इस बात की इजाजत नहीं देती कि आप कोठी में जाकर काम करें। इसीलिए साहब, उनकी जगह मैं आई हूं। जो भी काम है आप मुझे बता दें, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, सारा काम अच्छे से करूंगी। साहब बोले, अच्छा, तुम अंदर किचन में जाओ और जो भी काम तुम्हें समझ आए वो कर लो। अब यहाँ इस घर में और तो कोई औरत है नहीं और मुझे घर के कामों का कुछ पता नहीं है। मैं जाने के लिए आगे बढ़ी तो साहब बोले, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं बोली, नायाब, मुझे ऐसा किसी गैर मर्द के सामने अपना नाम बताना बहुत अजीब सा लग रहा था। साहब बोले, मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मैं जी कहती हुई किचन में चली गई। इस कदर खूबसूरत किचन मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा देखा था। वहां हर चीज वाफर मिकदार में पड़ी देखकर मैं हवेली में रहने वाले लोगों की किस्मत पर रश्क करने लगी। मुझे हवेली में काम करते हुए काफी दिन हो चुके थे, मगर साहब ने तनख्वाह देने का नाम न लिया। तो एक दिन मैंने खुद ही साहब से बात करने का सोचा। मैं बात करने के लिए साहब की कमरे की तरफ गई। इससे पहले कि मैं दरवाजे पर दस्तक देती, मुझे अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। जब मैंने गौर से सुना तो वो आवाज साहब की थी, लेकिन साहब क्यों रो रहे थे, इसकी वजह मैं न जान पाई। घर आकर मैंने ये बात अम्मा को बताई तो अम्मा बोली, नायाब, साहब अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी बीवी ने उस घर को एक जन्नत की मानिंद बना रखा था। क्या ये दुख साहब के लिए कम है कि उनकी छोटी छोटी बेटियां अपनी मां के बगैर कैसे रह रही होंगी,
जिस तरह यह मरहला एक औरत पर भारी होता है, इसी तरह एक मर्द भी अपनी बीवी के जुदा होने के बाद टूटकर बिखर जाता है। एक माँ अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों बनकर पाल सकती है, मगर जो एक मर्द है वो एक माँ की कमी को कभी पूरा नहीं कर सकता। मैं बोली, अच्छा, तो क्या अम्मा साहब अपनी बीवी को याद करके रो रहे होंगे? अम्मा बोली, पता नहीं नायाब, ये तो खुदा ही जानता है। दिन ब दिन अम्मा की हालत बिगड़ रही थी और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे न थे कि अम्मा को पास वाले क्लिनिक से ही दवाई ला देती। जब भी मैं अम्मा की तरफ देखती तो मुझे एक परेशानी सी लाहक होती। एक दिन सुबह जाते ही साहब के कमरे में गई। साहब अपने सामने फाइलें फैलाए, न जाने कौन सी परेशानी में थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बात करूं। मैं बोली, साहब, वो मुझे माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। साहब गुस्से से बोले, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं काम में बिजी हूं? तुम जैसे लोगों को तो बस हर वक्त पैसा ही चाहिए होता है। उन्होंने कुछ पैसे साइड पर रखे और बोले, रख लो, जो भी कमी बेशी हो बाद में मुझे बता देना। अब फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, अब जाओ यहां से, और दोबारा जब भी मेरे कमरे में आना तो नॉक करके आना। मैं इस बात में सर हिलाती हुई बोली, जी साहब। सारा दिन काम के बाद जब शाम को मैं घर लौटी, अभी मैं घर में दाखिल ही हुई थी तो मुझे अम्मा के जोर जोर से खांसने की आवाज़ सुनाई दी। खांस खांस के अम्मा बेहाल हो रही थी। मुझसे अम्मा की हालत देखी नहीं जाती थी। अम्मा को पानी का गिलास देते हुए मैं बोली, अम्मा चलो उठो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। अम्मा बोली, क्या साहब से तनख्वाह मिल गई है? मैं बोली, जी अम्मा, लेकिन अभी सिर्फ कुछ पैसे ही मिले हैं। अम्मा बोली, आज फिर मालिक मकान आया था, मैंने उसको बोला है कि शाम तक तुम्हारा किराया तुम्हें मिल जाएगा, तो ये पैसे उसे दे देना। मैं बोली, मगर अम्मा आपकी दवाई। अम्मा बोली, तुम मेरी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। वैसे भी मेरी दवाई से ज्यादा जरूरी इस घर का किराया है, क्योंकि मालिक मकान ने धमकी दी है कि अगर आज उसे किराया ना मिला तो वो ये घर हमसे खाली करवा देगा। ये सुनकर मैं खामोश हो गई। मैं और कर भी क्या सकती थी। रात को मैं अपने बिस्तर पर लेटी सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या करूं जिससे घर के अखराजात और अम्मा का इलाज हो सके, क्योंकि अम्मा को देखने से ऐसा लगता था कि उन्हें कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। वो दिन ब दिन हड्डियों का ढांचा बनती जा रही थी। जब भी मैं अम्मा की तरफ देखती तो मैं अंदर ही अंदर घुटती कि माँ के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। एक सुबह जब काम के लिए निकली तो पास में ही पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैं भी वहीं एक बेंच पर बैठ गई और उन बच्चों को देखने लगी कि कितनी बेफिक्री की है ना ये जिंदगी। मगर मैं तो इस उम्र में भी दूसरों के सख्त रवैयों से सहम जाती थी। मैं अपनी ही परेशानियों और सोचों में गुम बैठी थी कि अचानक मेरे बराबर एक औरत आकर बैठी। वो मेरे चेहरे को बगौर देखने लगी तो मैं उससे थोड़ा हटकर बैठ गई। वो औरत अपने हुलिये से काफी वालिहाना मालूम होती थी। उसकी नजरें मुसलसल मेरे चेहरे और मेरे जिस्म का अहाता किए हुई थी। मुझे उस औरत से वहशत सी होने लगी। मैं बोली, कौन है आप? वो मेरी बात को नजरअंदाज किए बोली, लगता है तुम किसी मुश्किल का शिकार हो। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको कैसे पता? देखो लड़की, तुम मेरी बात छोड़ो, मुझे पता है कि तुम किसी मुश्किल में हो और तुम्हें पैसे की बहुत जरूरत है। मैं ठीक कह रही हूं ना? मैंने सर हिलाने पर ही इक्तफा किया। वो कहने लगी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसे काम पर लगा सकती हूँ जहां सिर्फ पैसा ही पैसा है। उसके लिए तुम्हें मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम हसीनी इस कदर हो कि कोई भी तुम्हारे लिए लाखों लुटा देगा। मुझे उस औरत के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। इसके बावजूद मैं बोली, मुझे क्या करना होगा? तो वो मेरे चेहरे पर आई बालों की लट को पीछे करते हुए बोली, वो जब तुम मेरे साथ जाओगी उसके बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। वो जाने के लिए उठी तो पीछे मुड़कर बोली, अगर तुम ये काम करोगी तो तुम्हारे सब मसाइल हल हो जाएंगे। मैं कल फिर यहाँ इसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये कहकर वो औरत चली गई। मेरे अंदर पैसा कमाने का जज्बा पैदा होने लगा। मैं सोचने लगी कि आखिर वो कौन सा काम है जिसके मुझे इतने पैसे मिलेंगे। औरत की बातें सुनने के बाद मेरा काम पर जाने को बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मैं ना चाहते हुए भी काम पर चली गई। काम के दौरान मेरा सारा ध्यान औरत की बातों पर था। मेरे दिल में लालच का मादा उभरने लगा। मुझे पता ही न चला कि कब साहब किचन के पास खड़े मुझसे मुखातिब हुए। उनके 2-3 दफा बुलाने पर मैं अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। इससे पहले कि वो मुझे कुछ कहते, मैं बोली, साहब आप किसी नई मुलाजमत का बंदोबस्त कर लें। साहब हैरत से मेरी तरफ देखते हुए बोले, क्यों, क्या तुम अब काम पर नहीं आओगी? मैं नजरें झुकाए बोली, नहीं साहब, मैं कल से नहीं आऊंगी। मुझे किसी दूसरी जगह पर काम मिल गया है, मैं कल से वहीं जाया करूंगी। वैसे भी जितनी मेरी यहाँ पर तनख्वाह है इसमें तो बहुत मुश्किल से घर का किराया दिया जाता है, लेकिन जहाँ मुझे अब नौकरी मिली है वहां से तो मुझे बहुत सा पैसा मिलेगा
साहब तंजिया हंसते हुए बोले, नायाब, कहीं तुम्हें बैंक में नौकरी तो नहीं मिल गई? क्योंकि ज्यादा पैसा तो वहीं होता है। मैं खोए खोए लहजे में बोली, पता नहीं साहब, कल मुझे पार्क में एक औरत मिली थी, मैं तो उसे जानती तक नहीं थी। आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों की परेशानी समझते हैं। साहब बोले, अच्छा तो फिर ये तुम्हारा अटल फैसला है कि तुम कल से यहां पर काम पर नहीं आओगी? मैं बोली, जी साहब, इसीलिए तो मैं आपको पहले बता रही हूं कि किसी दूसरी मुलाजमा का बंदोबस्त कर लें। काम से जाते ही मैंने मां को उस औरत के बारे में बताया। अम्मा बोली, देखना आप, तू बहुत भोली है और ये दुनिया बहुत शातिर है। अगर मैं बीमार ना होती तो कभी भी तुम्हें बाहर कदम न रखने देती। न जाने वो औरत कौन है, क्या करती है। नायाब, मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम वहां पर नहीं जाओगी। मैं अपने इलाज के लिए तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डाल सकती। जो है जैसा है, हमें इसी में गुजारा करना है। मैं उकता कर बोली, अम्मा, मैं थक चुकी हूं इन आए दिन की परेशानियों से। कुछ तो मुझे करना ही होगा, वरना ऐसी ही सारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। मैं आपको बता रही हूं, मैं सुबह उस औरत के साथ जरूर जाऊंगी। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा बोली, बहुत बड़ी हो गई हो ना तुम, जो अपने फैसले खुद करने लगी हो। अब तुम माँ की कहाँ सुनोगी? मैं अम्मा के कदमों में बैठती हुई बोली, अम्मा, ये सब मैं आपके लिए ही कर रही हूँ। मैं आपको यूं इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती। मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाऊंगी। आखिर मेरी जिद के आगे अम्मा को घुटने टेकने पड़े। उस दिन मैं सुबह जल्दी उठ गई, अम्मा को नाश्ता दिया। घर की साफ सफाई करने के बाद मैं बोली, अच्छा अम्मा, अब मैं चलती हूँ। ये ना हो कि वो औरत वहां पार्क में मेरा इंतजार करके चली जाए। अम्मा मुंह में कुरानी आयत पढ़कर मेरे ऊपर फूंक रही थी। वो बोली, नायाब, अपना ख्याल रखना और ये चादर अपने ऊपर अच्छे से ओढ़ लो। अल्लाह तुम्हें हर बुरे हाथ से और हर बुरी नजर से महफूज रखे। देखो, जल्दी लौट आना, मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं इस काबिल हूं कि खुद की हिफाजत कर सकूं। आप परेशान ना हो, मैं जल्द आने की कोशिश करूंगी। मैं जब पार्क में पहुंची तो वो औरत उसी बेंच पर बैठी पहले से ही मेरी मुंतजिर थी। मुझे देखते ही वो उठकर खड़ी हुई। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी, चलो मेरे साथ। वो औरत मुझे गाड़ी में बिठाए एक हवेली नुमा घर में ले गई, जहां देखने में बहुत ही अजीबोगरीब माहौल था। गाड़ी से उतरने के बाद हम दोनों अंदर चली गईं, तो अंदर तो अजीब ही माहौल था। उस औरत ने मेरी मुलाकात एक उधेड़ उम्र औरत से करवाई, जो हाथों और बालों में सफेद मोती के गजरे पहने हुई थी। मुझे देखते ही वो बोली, अरे शबनम, ये कहां से लेकर आई हो? सोने की चिड़िया, ये तो बहुत ही खूबसूरत है और जवानी तो इसके आंग आंग से टपक रही है। शबनम बड़ी मकारी से हंसते हुए बोली, रुकैया बाई, बेचारी हालात की मारी हुई है, इसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी मुश्किल आसान कर दूं, इसीलिए मैं इसे उठाकर यहाँ ले आई हूँ। रुकैया बाई बोली, है लड़की, तुम जानती हो ना कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना होगा? मैं नासमझी से दोनों की तरफ देखने लगी। घबराहट के मारे मेरा हलक खुश्क हो रहा था। मैं बोली, नहीं। शबनम बोली, इतनी भोली तो तुम हो नहीं जो तुम्हें मालूम ना हो कि यहाँ कोठे पर क्या होता है। कोठे का नाम सुनकर मेरे तो जैसे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि कोठे जैसे लफ्ज का इस्तेमाल हम शरीफ घरानों में बहुत नाजिब समझा जाता था। मैं परेशानी से इधर उधर देखते हुए बोली, क्या ये कोठा है? मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो मुझे वहां पर तबले और घुंघरू पड़े हुए नजर आए। मेरे तो जैसे पसीने छूटने लगे। मैं उनसे कुछ कदम पीछे हटती हुई बोली, नहीं, मुझे नहीं करना यहाँ काम। रुकैया बाई गुस्से से शबनम की तरफ देखते हुई बोली, मेरी नजरों से दूर लेकर जाओ उस लड़की को शबनम। शबनम मुझे अंदर कमरे में ले गई। शबनम तल्ख होते हुए बोली, ये तुमने क्या किया? रुकैया बाई को नाराज कर दिया? मैं बोली, मैं जा रही हूं यहां से, मुझे नहीं करना ये काम। शबनम बोली, सोच लो, क्योंकि अगर इसमें हमारा फायदा है तो हमसे ज्यादा ये काम करके तुम फायदे में रहोगी। जरा सोचो और तरस खाओ अपनी माँ पर। क्या तुम अपनी माँ को ऐसे ही सिसक सिसक कर मरने दोगी? मैं बोली, नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती। हम इज्जतदार लोग हैं और ये इज्जतदार लोगों का पेशा हरगिज नहीं है। शबनम बोली, तो जाओ यहां से, खुद को और अपनी माँ को इस बेरहम दुनिया के आसरे पर छोड़ दो। फिर देखना, ये दुनिया तुम दोनों को नोच नोच कर खाना गई तो कहना। मैं वहां से निकल आई, क्योंकि मेरा वहां दम घुट रहा था। उस फिजा में मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। घर आते ही अम्मा बोली, आ गई मेरी बच्ची? जी अम्मा, आपकी तबीयत कैसी है? अम्मा बोली, तबीयत को क्या होना था, तुम्हारे सामने ठीक ठाक तो हूं। अम्मा, मैं जानती हूं आप ठीक नहीं है, ये सब आप मुझे तसल्ली देने के लिए कहती हैं। अम्मा मेरी बात को टालते हुए बोली, अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा काम कैसा रहा? क्या तुम्हें काम पसंद नहीं आया जो इतनी जल्दी घर आ गई?
मैं अपनी आंखों में आंसू छुपाते हुए बोली, अम्मा काम तो मुझे पसंद नहीं आया, मगर हाँ, उस काम में पैसे बहुत हैं। अम्मा हैरानगी से मेरी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा ऐसा कौन सा काम है? मैं बोली, अम्मा है कोई काम, आप नहीं जानती, लेकिन मुझे वो काम नहीं करना। मैं सुबह से कोठी में ही काम करने जाऊंगी। अम्मा खांसते हुए बोली, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, यूं इधर उधर भागने से बेहतर है कि जो है जैसा है चुपचाप वहीं लगी रहो। लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो, मेरी कहाँ सुनोगी? मैं बोली, लेकिन अम्मा आपसे बड़ी तो नहीं हुई। अम्मा बोली, अच्छा नायाब, कुछ खाने को ला दो, सुबह से यूं ही भूखी बैठी हूं। अम्मा आप यहीं बैठी, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। मैं अम्मा को देती भी तो क्या, घर में खाने को कुछ भी नहीं था। मैंने सारे बर्तन चेक किए, सिवाय एक पाव चावलों के घर में नमक मिर्च तक नहीं था। मैंने वो चावल निकाले, उन्हें उबालकर अम्मा को दिए और खुद भी वही चावल खाते हुए मेरी आंखों से आंसू निकल आए। अम्मा बोली, नायाब नाशुक्री नहीं करते। दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये चावल भी नसीब नहीं होते और भूखे ही सोते हैं। अम्मा को लिटाने के बाद मैं भी अपने बिस्तर पर लेट गई। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि अम्मा को इतनी बुरी खांसी छिड़ गई, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं अम्मा को तपकाने लगी, खांस खांस कर अम्मा का सांस उखड़ने लगा। बहुत देर बाद कहीं जाकर अम्मा की आंख लगी। मैं बिस्तर पर लेटी थी, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं बेचैनी से करवटें बदल रही थी। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती, ये इज्जत को बेचने वाला काम है। मैं कैसे करूंगी? मैंने अम्मा से ये बात छुपाई। वहां से आकर तो मैं पक्का इरादा कर चुकी थी कि मैं हरगिज ये इज्जत बेचने वाला काम नहीं करूंगी। मगर जैसे ही मैंने रात को अम्मा की तबीयत खराब देखी और घर में भूख के लाले पड़ते देखे, तो मैं ये काम करने को तैयार थी। अगरचे मेरी इज्जत लुट जानी थी, मेरे पास ये काम करने के बाद कुछ भी नहीं बचना था, मगर फिर भी अपनी अम्मा के इलाज के लिए मैं ये सब करने को तैयार थी। क्योंकि जितनी मुश्किलात मेरी अम्मा गुज़िश्ता जिंदगी में देख चुकी थी, अब मैं आने वाली जिंदगी में अपनी माँ को मजीद उन मुश्किलात में घिरा हुआ नहीं देख सकती थी। मैंने रात में ही पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं कल कोठे पर जाऊंगी। अगले दिन मेरे पास जो कुछ पैसे थे, बाजार से अम्मा के खाने के लिए नाश्ता लेकर आई। अम्मा से झूठ बोलकर कि मैं कोठी पर काम करने जा रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे इस झूठ से अम्मा खुश थी तो ये झूठ बोलना मुझे कबूल था। ये सब भी तो मैं अम्मा के लिए कर रही थी। मैं पैदल चलते हुए सोच रही थी कि अगर अम्मा को पता चल गया तो न जाने अम्मा ये सब सह भी पाएंगी या नहीं। नहीं, मैं अम्मा को हरगिज नहीं पता चलने दूंगी कि मैं अपनी इज्जत उनके खातिर बेच आई हूं। बहुत से सवाल थे जो मेरे अंदर उठ रहे थे। क्या मैं इज्जतदार घर की बेटी होकर ये सब कर पाऊंगी? ये नाजेब काम मेरे लिए किसी जंग को फतह करने से कम नहीं था। जैसे ही मैंने कोठे पर पांव रखा, शबनम और रुकैया भाई मुझे देखकर खिल उठी। शबनम फातिहाना अंदाज में रुकैया भाई की तरफ देखते हुए बोली, रुकैया भाई, मैंने आपसे कहा था ना, ये लड़की जरूर आएगी। पैसा चीज ही ऐसी है जो बड़े बड़े इज्जत वालों को यहां तक आने पर मजबूर कर देती है। रुकैया भाई ने दोनों हाथों से ताली बजाई तो कुछ लड़कियां उसी वक्त उनके कमरे में हाजिर हो गई। रुकैया भाई बोली, जाओ इस लड़की को ले जाकर तैयार कर दो, आज हमारे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। अगर वो खुश हो गए तो समझो गोया हमारी किस्मत ही खुल जाएगी। मैं बुद्ध बनी अपने होशो हवास से बेगाना बैठी थी। मुझे ये तक होश नहीं था कि उन लड़कियों ने मुझे कब तैयार किया। जैसे ही मेरी नजर आईने पर गई तो मैं देखती ही रह गई, क्योंकि मैंने खुद को बहुत अरसे के बाद यूं आईने में देखा था। तो देखती ही चली गई, क्योंकि मैं हर दर्जा खूबसूरत लग रही थी। मुझे देखते ही शबनम बोली, जितनी तुम खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें देखने वाला पहली नजर में ही तुम पर दिल हार बैठेगा। रुकैया बाई बोली, जाओ इसे कमरे में छोड़ाओ, आज के खास मेहमान आते ही होंगे। मैं कमरे में तन्हा जर्द पड़ती रंगत के साथ बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला तो मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी। मैं नजरें झुकाए बैठी थी। मैं नहीं जानती थी कि वो शख्स कौन था, लेकिन वो जैसे ही अंदर आया, उसने अंदर से कमरे की कुंडी लगा दी। मुझे अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। मैं मजबूरी में इस काम को राजी हुई थी और इस काम को करने के लिए मैंने अपना हिजाब तक उतार दिया था। अब मेरे सामने बार बार मौत का ख्याल आ रहा था। जो ही वो इंसान मेरे करीब आने लगा तो मैं चीखने लगी, मैं ये नहीं कर सकती, मेरा अल्लाह देख रहा है, मैं मुसलमान हूं। ये सुनते ही वो इंसान भड़क गया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैंने रोते हुए अल्लाह अकबर कहना शुरू किया तो अचानक वो आदमी एकदम पीछे हट गया। वो बोला, मैं जानता था तुम ये सब अपनी मजबूरी के तहत कर रही हो ना कि अपनी मर्जी से। मुझे वो आवाज जानी पहचानी सी लगी। जैसे ही मैंने नजर उठाकर देखा
तो वो कोठी वाले सलीम साहब थे, जिन्हें देखकर शर्म के मारे मैं जमीन में गड़े जा रही थी। मैं अपनी सफाइयां देने लगी। साहब, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। घर में बीमार माँ पड़ी है और कुछ खाने के लिए भी नहीं है। हालात से तंग आकर मैं ये इंतहाई कदम उठाने के लिए यहाँ आई थी, मगर मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ता रहा कि ये गलत है। सलीम साहब बोले, मैं जानता हूँ, इसीलिए जब तुमने मुझे काम के लिए इनकार किया तो उसी दिन मैं समझ गया था कि तुम बहुत मासूम हो और किसी की बातों में आकर तुम ऐसा वैसा कोई कदम ना उठा लो जिसकी वजह से तुम्हारी माँ जीते जी मर जाए। इसीलिए तुम्हारा पीछा किया और यहां तक आ पहुंचा। मगर अब तुम फिक्र न करो, मैं यहां तुम्हें इस जहन्नुम से निकालने के लिए ही आया हूं। सलीम साहब मेरा हाथ पकड़ते हुए बोले, चलो मेरे साथ। हम दोनों को देखकर रुकैया बाई बोली, हुजूर, इतनी जल्दी आपका दिल भर गया इस लड़की से जो कमरे से बाहर ले आए? सलीम साहब बोले, क्या कीमत लोगी इस लड़की की? रुकैया बाई ताज्जुब से देखते हुए बोली, हुजूर, ये सोने की चिड़िया है, इसे खरीदना आपकी बस की बात नहीं है। सलीम साहब बोले, तुम कीमत लगाओ, मैं हर कीमत देने के लिए तैयार हूं। सलीम साहब मुंह मांगी कीमत देकर मुझे अपने साथ ले गए और बोले, आज के बाद ऐसी अहमकाना हरकत मत करना। मैं बोली, साहब, अम्मा को इस बात का बिल्कुल भी पता न चले, वरना वो ये सदमा नहीं सह पाएंगी कि उनकी बेटी अपनी इज्जत बेचने निकली थी। साहब बोले, नहीं बताऊंगा, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि तुम दोबारा किसी की बातों में आकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी? मैं आंसू छुपाते हुए बोली, तो आप ही बताइए, मैं कहाँ जाती, किससे कहती? अम्मा के इलाज के लिए आपने जो सिर्फ चंद हजार दिए थे, उससे तो हमारे घर का रेंट ही पूरा हुआ। साहब बोले, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ, साथ में तुम्हारी अम्मा से भी मुलाकात हो जाएगी। वैसे भी मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। अम्मा और साहब कमरे में बैठे बातें कर रहे थे जब मैं किचन में उनके लिए चाय बना रही थी। जब मैं चाय बनाकर लेकर गई, सलीम साहब जा चुके थे। अम्मा बोली, चाय इधर रखो और इधर मेरे पास आओ। अम्मा मेरा माथा चूमते हुए बोली, मेरी बेटी, बहुत ही किस्मत वाली है तू, जो इतने अच्छे और बड़े घर में जाएगी। मैं हैरान थी, अम्मा आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी इस बात का मतलब क्या है? अम्मा बोली, साहब आए थे ना, वो अपने लिए तुम्हारा हाथ मांग कर गए हैं। मैंने भी हाँ करने में जरा बराबर देर नहीं की। उन्होंने कहा है कि वो कुछ गवाह और मौलवी के साथ सुबह आएंगे और निकाह के बाद तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। मैं बोली, मगर अम्मा, उनकी तो 2 बेटियां भी हैं, क्या वो मुझे कबूल कर लेंगी? अम्मा बोली, नायाब, ये जो मोहब्बत होती है ना, ये दुश्मन को भी सज्जन बना देती है, और वो तो फिर अभी बच्चियां हैं। अगर तुम उन्हें माँ जैसा प्यार दोगी तो वो भी तुम्हें अपनी माँ समझकर तुमसे मोहब्बत करेंगी। जैसा तय हुआ था, अगले दिन सलीम साहब आए और निकाह के बाद मेरे साथ साथ अम्मा को भी अपने घर ले गए। उसी दिन अम्मा को अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां से अम्मा सेहतियाब होकर घर लौटी। मैंने भी सलीम साहब की इनायत और मोहब्बत का भरपूर जवाब दिया और उनकी बेटियों पर अपनी ममता निछावर करने लगी। सलीम साहब के मेरी जिंदगी में आने के बाद जहां मुझे जिंदगी बेरंग और फीकी लगती थी, अब रंगों से भरपूर लगने लगी थी, और यही रंग मैं उनके पूरे घर में बखेर चुकी थी। और इन रंगों को बखेरने के बदले में मुझे सलीम साहब और उनकी बेटियों ने बेतहाशा मोहब्बत दी कि आज मैं अपनी जिंदगी बहुत खूबसूरत तरीके से गुजार रही हूँ, जिसमें मेरी दोनों बेटियों और सलीम साहब का साथ है, और मैं ये साथ पाकर खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत तस्वुर करती हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।